Hi, hello friends. This is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we are talking about what is the current position of FIDI in derivative segments, and after that we will focus on what is the present condition of Indian market and world market according to their economic condition. So let's start our video. सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ एफ आई डी आई का मतलब आपका डेरिवेटिव सेगमेंट्स का ये पोजीशन है। इसमें आप देख रहे हो कि सी से क्लाइंट है, डी से डी आई है, एफ से एफ आई है, पी से प्रो है। तो क्लाइंट आप देख रहे हो कि यहाँ इंडेक्स में ये लॉन्ग खड़ा है, ये स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग खड़ा है और ये पुट में शॉर्ट है, कॉल में लॉन्ग खड़ा है, मतलब ये पूरा बुलिश है। डी आई इंडेक्स में भी शॉर्ट है आपका और स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है, ये कॉल और पुट में हमेशा लॉन्ग रहता है, ये शॉर्ट नहीं रहता। एफ आई आपका इंडेक्स में हैवी शॉर्ट है और आपका यहाँ पे फ्यूचर में इससे पोजीशन कम लॉन्ग है और यहाँ पे ये आपका पुट में पोजीशन बना रहा है, मतलब ये भी बियरिश देख रहा है। और प्रो ऐसे होते हैं जिनके पूरे पोजीशन हेज रहते हैं, वो अपना टाइम वैल्यू डिके या विक्स को लेकर के अपनी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको उससे पहले कुछ डाटा में शेयर करना चाहूंगा ताकि आप मेरी बातों को समझ पाए। ये 1 जनवरी 2020 का है और निफ्टी का ये पीक खड़ा था, मतलब अपने अर्निंग के मुकाबले में निफ्टी जो खड़ा था वो 28.33 टाइम्स मल्टीपल्स पे खड़ा था। तो ये जो जो आपका देखोगे कोरोना आते जाएगा तो आप देखोगे कि ये नीचे घटता जाएगा। और नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि अगर 18 से लेकर के 20 के बीच में अगर है तो मतलब आप फेयर वैल्यू समझते हो, मतलब मार्केट को आप इस लेवल पे खरीद सकते हो। और 18 से नीचे चला जाता है तो अंडर वैल्यूड का लेवल हो जाता है और 13-14 का जो लेवल होता है अंडर वैल्यूड का लेवल हो जाता है। और 22 के बाद से मार्केट जो है सो उसको मतलब ओवर वैल्यूड मानने लगता है। हालांकि ये बहुत लंबा भी खींचा जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल 22 से ही मार्केट मतलब प्रॉफिट बुक होने लगता है, ये 28 और 30 तक भी चला जाता है, जबकि आप देखे हो कि अभी 28 पे था 1 जनवरी को। और ये आप देखोगे कि ये आपका जो जो कोरोना आया मतलब बढ़ते चला गया तो ये काफी नीचे तक आया, मतलब ये 17 के अराउंड तक आया और फिर ये वहां से धीरे धीरे करके ये फिर मतलब मार्केट में ये नीचे आते चला गया। जैसे कि आप देखोगे कि ये अप्रैल में देखोगे 19 पे आया और आप ये ऐसे करते जाएंगे और ये आपको दिखता चला जाएगा कि ये कैसे मतलब पहले घटा, मतलब बढ़ा हुआ था और फिर ये बढ़ करके घटा। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये आपका 17 तक आया था, ये आप देखोगे कि आपका 23 मार्च का जो है ये आपका 17 को आया और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो होता ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं उनको पता है कि प्राइस जो है सो कहाँ पे अंडर वैल्यूड, और ये देखो 3 अगस्त को ये 30-31 के अराउंड में ये चला गया। तो मैं बस आपको, और ये 34-35-38 तक मतलब ये दिसंबर तक गया। तो मैं आपको बस ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मार्केट जो चलता है वो दो हिसाब से चलता है, एक लिक्विडिटी के हिसाब से चलता है और दूसरा मार्केट फंडामेंटल के हिसाब से चलता है। तो जब मार्केट में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी या कुछ अनवांटेड मतलब इस ढंग की इकोनॉमी को हार्म करने वाली कंडीशन आएगी तो उस टाइम में मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जाती है। तो मार्केट आगे 6 मंथ या 1 ईयर और 2 ईयर्स नेक्स्ट ईयर आगे का फॉरवर्ड लेकर के मार्केट वहां से चलता है। बट उसके बाद में 1 और 2 ईयर में जब पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाते हैं तो फिर मार्केट वो फंडामेंटल पे आता है। अब अगर आप फंडामेंटल की बात करोगे तो अब हम बात करते हैं आपका ये जनवरी से। ये जनवरी को आप देखोगे कि मार्केट 24 के पी पे खड़ा है, मतलब वो ओवर वैल्यूड तो है। इसलिए ओवर वैल्यूड है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, हमारा जीडीपी घट रहा है और हमारी जो अर्निंग है वो ईपीएस वो घटती जा रही है। तो मार्केट अब यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, तो इसी चीज का मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि मार्केट मुझे महंगा लग रहा है। तो मार्केट में करेक्शन होगी और वो करेक्शन अब आपको दिखने लगा है कि अब मार्केट में धीरे धीरे ये 20 के पी पे आ गया। तो मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में है थोड़ा बहुत पेन, अभी ये दिखेगा आपको। लेकिन अगला जो मतलब रेन जो आएगा, रेन के बाद का जो फसल होगा तो उस फसल के बाद के में जो है ना आपकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ भी करेगी और इन्फ्लेशन आपके अंडर कंट्रोल आएंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को समझते हुए अभी
आपको लगता है कि अगर मुझे बाई करना है तो आप 100 रुपए का 10 रुपए आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक है जिसकी आपको समझ है, चाहे वो आपके एफएमसीजी हो, चाहे वो आपके मेटल सेक्टर हो, चाहे वो आपके ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो आपके आईटी के सेक्टर हो या बैंकिंग के सेक्टर हो। अब जो मैं बात करूंगा, अब वो मैं बात करूंगा कुछ स्टॉक्स की। अब कुछ स्टॉक्स की और इंडाइसेस की मैं बात करूंगा। तो जैसे अभी मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप बात करोगे, मैं सबसे पहले निफ्टी की बात करता हूँ। तो निफ्टी आपका जो खरा है वो 16,600 पे खरा है, और निफ्टी जो घूमा था वो 15,600 से घूमा था। तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे आने के लिए निफ्टी तैयार खरा है। तो अभी हम आराम से बैठेंगे, और हो सकता है कि मार्केट इसके बाद में लोअर लेवल भी टेस्ट करे, तो वो आपको दिखाएगा, चार्ट आपको दिखाता है, और वो आपके सेंटिमेंट के साथ में ही वो चलता है। आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी और बाकी सेक्टर जब गिरेंगे तो बैंक नहीं है, बैंक भी गिरेंगे, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, और लोन महंगा होगा तो उनका डिमांड घटेगा, उनका बिजनेस घटेगा। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी गिरावट होगी। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, क्योंकि साल का ये 20% का रिटर्न देता है, तो साल का 20% का रिटर्न देता है, तो मुझे अगर यहाँ पे अगर 50 खरीदना है तो मैं यहाँ पे 5 स्टॉक्स खरीदूंगा, और अगर यहाँ से फिर 5% 10% का करेक्शन होगा तो मैं फिर वहां पे लॉन्ग करूंगा। टाटा मोटर, टाटा मोटर में क्यों बाय करूंगा? इसलिए बाय करूंगा क्योंकि टाटा मोटर में ये जो आपने देखा था कि ये रैली जो यहाँ से चलनी शुरू हुई थी, ये 340 से चलना शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर में ये जो गैप बचे हुए हैं, ये सारे गैप फिल होंगे, और आ रहा है मार्केट नीचे। तो आ रहा है तो पहला बाइंग हम 375 पे करेंगे, और उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि एचयूएल जो एफएमसीजी प्रोडक्ट जो बनाती है, या ब्रिटानिया की बात करूंगा, या मैरिको की बात करेंगे, या इन ढंग की जितनी भी कंपनियां हैं, इन सब का फसल अगर अच्छा आएगा तो इनका क्या होगा, इनपुट कॉस्ट घटेगा, और इनपुट कॉस्ट अगर घटेगा तो सीधा सा क्या है कि इनका मार्जिन बढ़ेगा, और मार्जिन बढ़ेगा तो इनके प्राइस अप होंगे। तो मुझे अगर बाय करना होगा तो मैं एचयूएल बाय करूंगा। मुझे अगर बाय करना होगा तो मैं लोअर लेवल पे फिर मैरिको का चार्ट देखूंगा कि मैरिको क्या कर रहा है। तो ऐसे करके आप स्टॉक्स अगर चाहें तो आप लॉन्ग टर्म में मतलब बाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें कंडीशन को देखते हुए। दूसरा, मैं अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो हम गोल्ड में काम कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी की अभी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में मार्केट के जो गिरावट होगी, उस गिरावट में गोल्ड भी आपका गिरेगा। इसलिए गिरेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2020 की अगर मैं बात करूंगा तो 2020 में गिरावट के बाद से हमारा मार्केट भी चल रहा था और गोल्ड भी चल रहा था। उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, और मार्केट में लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा था कि मार्केट में ये अनसर्टेनिटी कम होगा। तो लोग गोल्ड में भी बाई कर रहे थे, और साथ में इसके साथ में लोग जो है सो वो बाई कर रहे थे, वो आपका ये मतलब स्टॉक मार्केट भी चल रहा था। क्योंकि स्टॉक मार्केट इसलिए चल रहा था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इन द नियर टर्म में जो है सो आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के बाद में कुछ ऐसा वैक्सीन बनेगा जिससे क्या है कि हम लोग को राहत मिलेगा। तो गोल्ड इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब हमारा मार्केट इसलिए परफॉर्म कर रहा था, और गोल्ड इसलिए परफॉर्म कर रहा था क्योंकि लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी, पता नहीं कब तक ये बनेगा। तो इसकी वजह से लोग जो है सो मतलब गोल्ड भी बाइंग कर रहे थे। अब हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ आ चुका है, बट हमारा मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करना है, जिसको लेकर के मार्केट में अभी सम टाइम के लिए पेन है। तो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल्ड में भी पैसे में बाइंग नहीं आएगी, उल्टा मार्केट वेट कर रहा है कि जैसे ही सही समय होगा तो फिर वो स्टॉक मार्केट में पैसे वो धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो मुझे इन द लॉन्ग रन में ऐसा लग रहा है कि गोल्ड भी नीचे जाएगा, और इन द लॉन्ग रन में मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। तो अभी हम चाहें तो गोल्ड में हम ये चीजों को कर सकते हैं। हालांकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का अगला टारगेट जो है वो मैं फिबोनाची रेशियो पे देख रहा था, इसका अगला टारगेट लोअर लेवल का दिखा रहा है, वो 1849 का दिखा रहा है। तो मतलब अगर ये लेवल जो इसका 1883 है, अगर ये 1883 को अगर ऊपर ब्रीच नहीं करता है तो गोल्ड बियरिश है। दैट्स ऑल। थैंक यू।